हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गाइज आज हम लोग जो करने वाले हैं ये है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। यहाँ पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेने वाले हैं सारे चैप्टर्स का दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर 1 मार्क का जो क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये बच्चों मैं कल करवाने वाला हूँ, वो भी आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज जो आज हम लोग करेंगे, उसके बाद जो कल के दिन जो हम लोग 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे, ये दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस करने में। यहाँ पे सोल्यूशन भी बताऊंगा, 1 मार्क के जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगा। इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी कैसे सॉल्व करना है ये भी यहाँ पे हम लोग मैं बताऊंगा ही जरूर। ठीक है, और शाम को दोस्तों आपको ये भी अटेंड करना है, लाइव सेशन भी अटेंड करना है, जो कि 5:30 बजे से शुरू होगा। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों। ओके, ये पहला चैप्टर का एमसीक्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 6 एमसीक्यूज होंगे हर एक चैप्टर के, तो सारे के सारे एमसीक्यूज जो के हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला कौन सा है? Which of the following type of a solid contain molecule as a constituent particles? ठीक है, molecule as a constituent particles। अब बच्चा आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन में ही आंसर है बच्चा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल किसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा? अगर आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा है, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो लॉजिक आपको यूज करना है यहाँ पे, तो आप आसानी से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, जो कि मॉलिक्यूल कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंटेन 4 ब्रेवियस लेटाइस? ओके, 4 ब्रेवियस लेटाइस किस में होती है? कौन सा है? ये सारे क्यूबिक यूनिट सेल है। कौन सा? क्यूबिक है, देन टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, एंड दी मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज 4 ब्रेवियस लेटाइस होती है, वो किस में होता है? ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में। बच्चों ये सारी जो डिटेल इसके जो वीडियोस है, ये तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है ही। ठीक है, बट अभी ये पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं कि वो सारे वीडियोस देख ले और आप आंसर ये कर ले, तो फिर यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर जो भी है वो बताऊंगा, जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, देख लो यहाँ पे। द नंबर ऑफ अ स्फीयर सराउंडेड बाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, स्फीयर सराउंडेड बाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वाइड टेट्राहेड्रल होता है, वॉइड होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में जो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर सराउंड होते हैं बच्चों, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने स्फीयर सराउंडेड होंगे? 6 स्फीयर सराउंडेड होंगे, यानी 6 जो पार्टिकल्स है वो अटैच्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? एम्फोटेरिक सॉलिड अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड, एक्चुअली एम्फोटेरिक नहीं, अमॉर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग। अब देखो बच्चों यहाँ पे, एक तो है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम है। ठीक है, दूसरा है डायमंड, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सो द करेक्ट आंसर टार, टार इज द एम्फोटेरिक दिस वन अमॉर्फस सॉलिड है दोस्तों। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड क्या है? जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या कह सकते हैं हम लोग, एक परफेक्ट ऑर्डर्ड में नहीं रहेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में परफेक्टली ऑर्डर्ड रहेगा, तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैग्नीशियम क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 दोस्तों आपने सॉल्ट एनालिसिस में किया ही होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है? टार है। राइट, चलो नेक्स्ट इज अ पेयर्ड कैटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, कैटायन और एनायन की वैकेंसी, अब ये डिफेक्ट में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, डेफिनेटली ये एक पहले से क्रिस्टल डिफेक्ट में टॉपिक में है, जहां पे आपने फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ा होगा, आपने शॉर्ट के डिफेक्ट पढ़ा होगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अ पेयर्ड कैटायन एनायन वैकेंसी, कैटायन और एनायन की वैकेंसी है दोस्तों। शॉर्ट की डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट है, इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड द वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब आप शायद मे भी यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे कि वैकेंसी कहाँ है, तो फिर वैकेंसी डिफेक्ट ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बट बच्चों ऐसा है नहीं, सीधा सीधा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, अब शॉर्ट की डिफेक्ट अगर आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ अ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है दोस्तों? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस मिसिंग है, तो फिर कैटायन एनायन मिसिंग है किसमें? शॉर्ट की डिफेक्ट में। करेक्ट आंसर है उसका शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, चलो आगे है। द यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एटम at 8 corners, hence the number of atom in the unit cell is। ठीक है, देखो a unit cell in a simple cubic system। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम। राइट,
हैज एटम एट द 8 कॉर्नर्स। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं इस यूनिट सेल का, ठीक है, तो सी इस तरह से जस्ट आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ यूनिट सेल। अब ये देखो बच्चों, अब ये अगर मैं यूनिट सेल कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पे पार्टिकल्स कहाँ पे है, 8 कॉर्नर्स में, ठीक है, 8 कॉर्नर्स में, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे पार्टिकल्स है, और ये जो कॉर्नर्स में पार्टिकल है उसका कितना पार्ट रहता है, 1/8 पार्ट। तो 1/8 पार्ट इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों 1, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर पढ़ लो तो पार्टिकल प्रेजेंट एट दी 8 कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर्स में पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट होता है 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट इंटू 8, 8 गेट कैंसल, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1 ओवर देयर, राइट, ओके। चलो आगे जाते हैं दोस्तों। नाउ कितने बचा है क्वेश्चन, 1 2 3 ही क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। यह देख लो, इन अ क्रिस्टल लैटाइस फॉर्म्ड बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज, प्रिमिटिव यूनिट सेल के ही दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल इज आल्सो नोन एज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव को ही क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना परसेंट ऑक्यूपाइड होता है, वो 52.4% ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है, 52.4% ऑक्यूपाइड होता है पार्टिकल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 52.4, राइट। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ स्फीयर इन एचसीपी लैटाइस इज इन 3 डायमेंशन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो कि द स्फीयर्स सराउंडेड टू दी मेन स्पीयर्स, या फिर स्पीयर्स अटैच टू दी मेन स्पीयर्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी में, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं एफसीसीबी, इसी को हम लोग कहते हैं सीसीपीपी, ठीक है। तो या फिर एफसीसी है, सीसीपी है, या फिर एचसीपी है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोस्तों 12। कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है दोस्तों, क्योंकि एक जो पार्टिकल है वो 12 सराउंडिंग पार्टिकल के साथ अटैच्ड होता है, इसमें किसमें, एचसीपी में। एचसीपी भी आएगा कभी कभार बोर्ड में बच्चों, सीसीपी ऐसा आता है, ठीक है, स्मॉल सीसीपी या फिर एफसीसी भी कहा जाएगा दोस्तों, तो प्लीज ये जरा ध्यान में रख देना आप लोग। नेक्स्ट वन, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई, 2 एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना हुआ है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, ठीक है, BCC atom of X are present at the corner of a cube and atom Y are present at the center of the cube. The formula of the compound is, अब यहाँ पे बच्चों देखो X और ये Y, ये दो पार्टिकल्स है या फिर दो एटम्स है, और BCC है स्ट्रक्चर। BCC में होता क्या है बच्चों, कितने पार्टिकल्स होता है BCC में, दो पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक में एक, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, तो बीसीसी में दो पार्टिकल है और एक्स और वाई यही दो पार्टिकल है, तो करेक्ट आंसर उसका फॉर्मूला होगा एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स टू वाई है, एक्स वाई टू डी, एक्स टू वाई थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स और एक वाई ये दो ही अटैच्ड होंगे, तो फॉर्मूला विल बी एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड फाइनली द नेक्स्ट वन, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 4.3 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम इज, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों, कौन सा है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, ओके, तो बीसीसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बीसीसी है या एफसीसी, द सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बीसीसी द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू √3/4 into A, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द बीसीसी। बीसीसी के लिए फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू √3/4 into A, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जहाँ पे √3 की वैल्यू आपको देखनी है, ओके, √3 की वैल्यू √3। ओमकार सर मुझे लॉग बुक चाहिए था, मेरी बैग में है एक्चुअली। स्टार्टिंग में ही होगा, ना 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 दैट डायरेक्ट कैलकुलेशन उससे भी करके उससे वो √3 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, हाँ, स्टॉप कर लेंगे, हाँ, मैं ही आ जाता हूँ। अब बैग लेके बैग मुझे बैग दीजिए।
तब तक गाइस आप कमेंट करो फटाफट। हाँ मुझे ओके नहीं 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 लाया हूँ मैं। हाँ सर वो बुक दीजिए तो यस हाँ है ओके। तो गाइस आप लॉग बुक, आपको लॉग बुक बोर्ड में मिल ही जाएगा। ठीक है, √3 की वैल्यू देखनी है, √3 की वैल्यू आपको दी जाएगी, वहां पे लॉग बुक भी होगा। ठीक है, तो वो √3 की वैल्यू देख लेनी है। मैं लिख लेता हूँ √3 की वैल्यू यानी √3 का 3.0 का जीरो वाला कॉलम देखना है। ओके, तो जीरो वाला कॉलम दैट इज 1.732 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये ए दैट इज व्हाट एज लेंथ की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 4.3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो गाइज अगर ये कैलकुलेट कर लेते हैं आप लोग तो आपको आंसर कितना मिलेगा, लेट्स सी 1 पॉइंट कितना है 732 इंटू 4.3 divided by 4। ओके, सो दैट इज द आंसर इज 1.86 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो ये देखो बच्चों आंसर, ये 1.86 इंटू 10⁻⁻8 ये है दोस्तों, जो कि हम लोग कह रहे थे कि न्यूमेरिक आपको एमसीक्यूज में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह से आ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा ये पहले चैप्टर के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये आंसर है, अगर अच्छे से देख लेना, वापस एक बार अच्छी इसको रिकॉल कर लेना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो फॉर द नेक्स्ट दूसरा चैप्टर हमारा, दूसरा चैप्टर कौन सा है हमारा, दूसरा चैप्टर है सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का भी आपको एक तो एमसीक्यू डेफिनेटली रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलो तो आगे बढ़ लेते हैं। सोल्यूशन के लिए शुगर डिजोल्व इन वाटर बिकम्स, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है, शुगर डिजोल्व इन वाटर, हाँ तो शुगर डिजोल्व हो रहा है वाटर में, तो शुगर इज नॉन पोलार, वाटर इज पोलार, शुगर एंड वाटर आर बोथ पोलार एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चों, शुगर क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी ऑर्गेनिक, हमें पता ही है शुगर तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बट जनरली क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक फॉर्मूला क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट डिजोल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एंड शुगर क्या है ऑर्गेनिक सॉल्यूट, तो फिर वो कैसे डिजोल्व होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बच्चों ये याद रखना, इनफैक्ट यही नहीं, शुगर ही नहीं, आप ध्यान में रखो अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एसीटोन दैट इज कीटोन डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल याद रखना बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, उसका रीजन एक ही है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। ठीक है, तो एक ही के साथ ही नंबर ऑफ क्वेश्चन अल्कोहल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलो पढ़ेंगे व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, आंसर ये है दोस्तों, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर, देखो ऑप्शन क्या है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। देखो अगर गैसियस पार्टिकल है तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, सॉल्युबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करेगा, और टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की कम होती है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या है दोस्तों, दैट इज बार डीएम क्यूब पर मोल, मोल पर लीटर पर बार। नेक्स्ट वन है मोल पर लीटर पर लीटर पर मोल पर बार एंड बार पर लीटर पर मोल। करेक्ट आंसर बच्चों है मोल पर लीटर पर बार। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है दोस्तों, KH। ठीक है, और बच्चों को ये बता देना कि ये जो है ना शीट, ये हमारे ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप पे ये आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, ये पूरी जो शीट है ये आपको हमारे ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप पे फ्री में, फ्री मटेरियल सेक्शन ये पूरा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे सेशन अटेंड करना है, वीडियोस देखना है, आपको ये कंटेंट रेडी करना है, आपको ये जस्ट सिंपली पढ़ना है और आपको एग्जाम देनी है दोस्तों। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया, ये KH का फॉर्मूला S इज इक्वल टू KH इंटू P, ये फॉर्मूला तो है ही, देखो KH इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई P। S यानी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय P, P रहेगा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बार, तो मोल पर लीटर पर बार, ये उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या क्या ऑप्शन है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, एंड दूसरा क्या, लास्ट ऑप्शन क्या है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल। बच्चों अगर आपने याद होगा डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी
property depends upon the number of a solute particle present in the solution. ठीक है, तो number of a solute particle present in the solution, that is D option, depends on number of a solute particle. आपको डेफिनेशन याद रखनी है दोस्तों, आपका इसका आंसर आ जाता है. इनफैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है. नेक्स्ट, ओके दोस्तों यहाँ पे पावर कट था, थोड़ा सा इश्यू है पावर का, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था. ओके, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों. देखो अभी नेक्स्ट वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम. देखते हैं क्या है. 1 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. प्योर सॉल्वेंट वाटर, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. 0.5 मोलार कॉपर सल्फेट एंड 0.2 मोलार कॉपर सल्फेट. तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बी ऑप्शन है जो कि है बी ऑप्शन, दैट इज प्योर सॉल्वेंट. तो प्योर सॉल्वेंट बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. रॉल्स लॉ, ठीक है, relative lowering of vapor pressure of a solution containing dissolved non-volatile solute is equal to mole fraction of solvent, equal to mole fraction of solute, does not depends on mole fraction and equal to molality. generally depend होता है mole fraction किसके, but solute के. तो B ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया. okay, next is freezing point depression constant of a solvent is, freezing point depression constant of a solvent is, ठीक है, inversely proportional to molality, directly proportional to molarity, directly proportional to molality and expressed in Kelvin kg mole inverse. बच्चों Kelvin kg mole inverse, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या दोस्तों, KF. तो ये KF एक्सप्रेस होगा केल्विन kg मोल इनवर्स से, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं दोस्तों. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 8th वन. देखो तो 8th क्वेश्चन, हाँ जी, ये देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग substance is applicable for 0.1 molar urea solution and 0.1 molar sucrose solution. Which of the following statement is applicable? दो टाइप के solution है, ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज इज ग्रेटर देन सुक्रोज सॉल्यूशन इज नॉट आइसोटोनिक. बोथ द सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोस्तों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम. करेक्ट ऑप्शन डी है. And Henry's law constant of a gas 6.7 into 10⁻⁴ mole per liter. Its solubility when the partial pressure of the gas at 298 Kelvin is 0.65 bar is. क्या फाइंड करना है, solubility. तो solubility is equal to KH into P. ओके, तो KH की वैल्यू हेनरीज लॉ कांस्टेंट 6.7 into 10⁻⁴ into प्रेशर कितना है 0.65, ठीक है, 0.65. तो यहाँ पे करेक्ट बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 4.355 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर. डन बच्चों, क्लियर हो गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया. तीसरा चैप्टर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है. व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. परसेंट डिसोसिएशन फाइंड करना है दोस्तों. परसेंट डिसोसिएशन यानी परसेंट अल्फा, परसेंट डिसोसिएशन. अब यहाँ पे कितना मोल है, परसेंट है देखो, और वहां पे Ka की वैल्यू दे दी है दैट इज K इज इक्वल टू CH3COOO 1 into 10⁻⁵, 1 into 10⁻⁵. Ka की वैल्यू दे दी है. तो पहले हम लोग बच्चों क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा दैट इज अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू √K/C, ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल एंड देन पहले अल्फा फाइंड करेंगे एंड बाय यूजिंग दिस वन अल्फा इज इक्वल टू और परसेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100. ये फॉर्मूला बच्चों यूज कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग आंसर जिसका आंसर है बी, दैट इज 1%, क्योंकि 1 into 10⁻⁵ है, कॉन्सेंट्रेशन है 1, ठीक है. तो यहाँ पे √1 into 10⁻⁵, 1 into 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1 into 10⁻⁻1. ओके, कैलकुलेशन आप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दैट आंसर. चलो नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन HCl and H2O gives H3O plus ions Cl minus ions. अब ये क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ओके, ये रिएक्शन है जिसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. एसिड बेस पेयर में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक मेन कंपोनेंट और उसका इधर ऑफ अ रेसिडुअल पार्ट. तो रेसिडुअल पार्ट यहाँ पे वाटर के लिए हाइड्रोनियम आयन एंड H2O, हाइड्रोनियम आयन एंड H2O.
ठीक है, दैट इज द आंसर। इन बायोकेमिकल सिस्टम पीएच ऑफ ब्लड इज इन आवर बॉडी इज मेंटेन ड्यू टू द फॉलोइंग बफर। हमारे बॉडी में पीएच किसके वजह से है? NH4Cl, NH4OH, एसिटिक एसिड CH3CONA, साइट्रिक एसिड MgOH ट्वाइस, HCO माइनस आइंस एंड H2CO3, ये बफर है। अगर आपने पीएच के एप्लीकेशंस देख लो तो आपको ये करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे वहां पे मिल जाएगा। इफ आईपी यानी क्या? आयोनिक प्रोडक्ट दोस्तों। ओके, प्रोडक्ट एंड KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ कंपाउंड विल बी अकर अंडर द कंडीशन। अब यहाँ पे आईपी एंड KSP की वैल्यू से पीपीटी होती है दोस्तों। अगर आईपी की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू KSP, पीपीटी विल बी देयर। तो आईपी इक्वल टू KSP, आईपी ग्रेटर देन KSP, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो एंड आईपी लेसर देन KSP, आईपी इज लेसर देन KSP, तो करेक्ट ऑप्शन बी है दोस्तों, दैट इज आईपी इज ग्रेटर देन KSP, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फिफ्थ वन, NH4 F is a salt of a weak acid HF and weak base NH4OH। ठीक है, दोनों का के भी वैल्यू दे दिया है। द सॉल्यूशन ऑफ NH4OH विल बी एसिडिक, बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक और न्यूट्रल। अब बच्चों देखो, के भी वैल्यू ये याद रखना, हायर द के वैल्यू हायर इज द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, के भी वैल्यू हायर होगा तो बेसिक सब्सटेंस। के 7.4 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁴ है, के बी 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो ये वैल्यू तो हायर हो गई बच्चों, स्लाइटली एसिडिक है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, थियोरी विच एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर कौन एक्सप्रेस कर रहा है? दैट इज ब्रॉन्स्टन-लॉरी थियोरी। ओके, एम्फोटेरिक सब्सटेंस ब्रॉन्स्टन-लॉरी थियोरी एक्सप्रेस करता है, सीधा सीधा आंसर है ब्रॉन्स्टन-लॉरी थियोरी। एंड पीकेबी ऑफ अ वीक बेस BOH विल बी पीकेबी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, दैट इज वेयर द केबी वैल्यू पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ केबी। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूले में 1 इंटू 10⁻⁵ ले लो। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आंसर होगा यहाँ पे, ये माइनस, यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये माइनस और ये बार 5.0000, तो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज पीकेबी का 5। ये देखो, ये उसका सोल्यूशन भी मिल गया आपको। डन, चलो ये भी हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक लेना है अभी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में द नेक्स्ट वन, हाँ जी, ये देखो, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमॉन्ग द फॉलोइंग। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास in extensive property है, volume extensive property, number of moles extensive property, intensive property is temperature only. Temperature do not depend upon the quantity of a matter, right? Okay, the value of 1 dm cube 1 dm cube bar is 1 dm cube bar की वैल्यू क्या है? 1 into 10⁻² जूल। तो ये उसका आंसर बच्चों, that is 10⁻² जूल। Work done in dm cube bar when 200 ml of a ethylene gas and 150 ml of a HCl gas were allowed to react at 1 बार प्रेशर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमें तो फॉर्मूला यही यूज करना है, W इज इक्वल टू माइनस PEXP इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे बच्चों DM क्यूब बार में हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, DM क्यूब बार में, तो ये जो ml में दिया है उसका भी वैल्यू DM क्यूब में होना चाहिए। 200 ml इज इक्वल टू 0.2 DM क्यूब या फिर लीटर, एंड 150 ml यानी 1.5 यू कैन से सॉरी 0.15 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस ये कितना है वैल्यू, दैट इज प्रेशर कितना है 1 बार, तो 1 यहां ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। ठीक है, माइनस P दैट इज 1 इंटू डेल्टा V। ये 200 है तो 0.2 माइनस 0.15। ठीक है, माइनस माइनस क्या, दैट इज 0.15। ओके, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 0.15 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द वर्क डन इन वैक्यूम व्हेन 300 मोल ऑफ अ गैस। वर्क डन वैक्यूम में वर्क डन तो 0 होता है दोस्तों, वैक्यूम है, यहीं पे आंसर है 0213, 0 इज द आंसर। ठीक है, वैक्यूम में वर्क डन, W विल बी 0 इन वर्क डन इन वैक्यूम, तो वैक्यूम यहाँ पे क्वेश्चन ही है, ये सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W ये इक्वेशन यूज कर लो, ओके, एंड देन आइसोथर्मल प्रोसेस है
टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट यानी इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, देयरफॉर Q इज इक्वल टू माइनस W, या फिर W इज इक्वल टू माइनस Q, ऐसा कुछ ऑप्शन है। यस, W इज इक्वल टू माइनस Q, देखो वही ऑप्शन। एंड फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, डेल्टा U इक्वल टू 0, डेल्टा V, डेल्टा P एंड डेल्टा U, तो डेल्टा P इक्वल टू 0, दैट इज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट दोस्तों। ओके चलो नेक्स्ट, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है। ओके यही एक ही क्वेश्चन बचा, दैट इज, ये देख लो दोस्तों, अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ रिएक्शन व्हेन 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज बाय अ सिस्टम एंड 6 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q प्लस W, ठीक है, या फिर Q हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल इसमें, Q प्लस W, जहां पे किलोजूल ऑफ एनर्जी कितनी है, दैट इज 2 किलोजूल रिलीज। क्या आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ रिएक्शन व्हेन 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज, हीट रिलीज है, दैट इज -2 होना चाहिए, -2 किलोजूल एंड प्लस एंड ऑफ द सिस्टम एंड 4 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो W विल बी पॉजिटिव, तो यहां पे कितना है 6, दैट इज 4, ये ऑप्शन +4, -2 + 6 दैट इज +4, तो +4, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि हीट इज रिलीज का है, हीट इज रिलीज यानी Q की साइन नेगेटिव होगी दोस्तों। डन, चलो आगे नेक्स्ट, पांचवा चैप्टर, पांचवा कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, फिर ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा ये करना है, देखो तो एक मिनट, हाँ हाँ जी, कॉलरेज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, कॉलरेज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, द सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉलरेज लॉ का अगर आप स्टेटमेंट देख लो तो स्टेटमेंट ही है कि कॉलरेज लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही इज द करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl है, ठीक है। पेल ग्रीन कलर क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड, वो होता है मोल्टन सिल्वरी व्हाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, वो भी होता है दोस्तों। ओके, डिपोजिशन ऑफ NaCl इनटू Na मेटल एंड क्लोरीन गैस, अ पेल ग्रीन कलर गैस इज रिलीज एट द, पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज एट द एनोड, तो ये है अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड, ठीक है। तो ये क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज होता है, हालांकि अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज एट द एनोड, यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक्चुअली A एंड C दोनों सेम ही दिया है, एनोड पे इनकरेक्ट कहा है ना, लेट मी सी, ओके इनकरेक्ट, हाँ, तो दैट इज plain green color chlorine gas, molten silver white is there, decomposition of NaCl into sodium metal and chlorine gas, that is also there, okay, but option D is the correct one. Next, SI unit of conductivity, conductivity का SI unit क्या है, mole inverse meter inverse, that is the unit. In case of weak electrolyte, graph of molar conductivity versus under root C is मोलार कंडक्टिविटी, लैम्बडा यानी मोलार कंडक्टिविटी, अंडर रूट सी का लाभ क्या है, दैट इज नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर स्ट्रेट लाइन है एंड कर्व, तो नॉन लीनियर इज द ऑप्शन। नाउ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम एक्ट एज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में प्लैटिनम का रोल क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव आयन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोड एंड डोनर, तो प्लैटिनम गैस इलेक्ट्रोड में तो इनर्ट ही रहता है दोस्तों, correct option A over here, that is inert electrode. For the hydrogen gas, electrode of EH2 is calculated through Nernst equation where E naught H2 is always, okay, हाइड्रोजन गैस का E naught वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है A. Now next question, that is molar conductivity and conductivity of AgNO3 solution, नहीं ये 7th one है, when molten ionic compound is electrolyzed a metal is formed as, molten ionic compound electrolyte हो रहा है, ठीक है, the metal formed is formed at negative electrode, positive electrode, salt bridge या electrolyte, तो definitely electrode पे ही होता है। अब molten ionic compound electrolyze अगर होगा तो
आयोनिक कंपाउंड में जो मेटल है, मेटल को पॉजिटिव चार्ज, तो उसका अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग एमसीक्यूज पढ़ रहे थे कुछ, मैंने थोड़े 6 चैप्टर के एमसीक्यूज रिकॉर्ड भी किए और वापस से टेक्निकल ग्लिच आ गया था दोस्तों, तो फिर वहां पे वो मैं स्टॉप हो गया था, वहां भी अभी कंटिन्यू कर लेते और सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेते। दोस्तों ये सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये करना जरूर है आपने, ठीक है, आपने सभी ने ये एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। हमारा लाइव सेशन ऑलरेडी चल रहा है, हो भी गया है एक्चुअली, और एक और कल भी होने वाला है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गाइज ये ध्यान में रखना, ये एमसीक्यूज आपने जरूर करना है, सारी की सारी प्रैक्टिस फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 7वां लेसन 6 चैप्टर तक तो हो ही चुका है, 7वां लेसन शुरुआत करेंगे, दैट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ठीक है। चलो गाइस, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 क्या है इसमें, देखो पहला तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरस एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज, ठीक है, क्लोरस एसिड, ठीक है, क्लोरस एसिड जो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है उसमें, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो उसका यहाँ पे आंसर है +3, +2 +3 +4 +7 है, बट +3 इज द एसिड, +3 इज द आंसर क्लोरस एसिड का दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ठीक है, जितना एटॉमिक साइज आयंस का बढ़ेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी बच्चों। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर देख लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर से, तो ये फ्लोरीन वाला है, ये क्लोरीन वाला है, ये ओके देखो ये आयोडीन वाला, तो HI आयोडीन दैट इज HI, HBr, HCl एंड HF, तो नीचे से ऊपर एलिमेंट्स आपको जाएंगे, एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बड़ी होगी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्म करेगा सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड दिस इज सल्फाइड, तो करेक्ट आंसर सोडियम सल्फाइड है दोस्तों, ठीक है। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड कॉपर मेटल है, ठीक है, तो फिर वहां पे गैस कौन सा इवॉल्व होगा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड ही रिलीज करेगा वो, तो करेक्ट आंसर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हेन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली NaOH रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म, NaOH रिएक्ट विद क्लोरीन, NaOH एंड रिएक्ट विद क्लोरीन, वहां पे ओनली क्लोरेट, ओनली हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड एंड क्लोरेट एंड क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, तो करेक्ट यहाँ पे गाइस करेक्ट आंसर है क्लोराइड एंड क्लोरेट, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस एंड देन उसके आंसर अच्छे से रीड करना, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है गाइस, तो ये आपको कंप्लीट करना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हार्डली कितने 3 बचे, ठीक है, चलो तो 3 कंप्लीट कर लेंगे। नाउ when SO2 is passed through an aqueous solution of I2, SO2 और I2 पास करेंगे तो it becomes रबी रेड, कलरलेस, वॉयलेट एंड येलोइश ग्रीन, यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों क्या है, दैट इज कलरलेस। O2 मॉलिक्यूल इज, O2 मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी है, O2 इज यूजेस एंड प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, O2 पैरामैग्नेटिक है दोस्तों। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 2 4 6 8 बच्चों, वहां पे 8 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, दैट इज 8 आंसर। एंड इन इंटरहैलोजन कंपाउंड, आप लाइव सेशन में अगर आप जुड़े होंगे तो गाइज ये आपने देखा होगा, इन इंटरहैलोजन कंपाउंड विच हैलोजन इज नेवर इन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में नहीं होगा, स्मॉलेस्ट होगा वो नहीं होगा बच्चों, स्मॉलेस्ट होगा वो नहीं होगा, उससे होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ओके। तो चलो ये भी हमने खत्म कर लिया, दैट इज 7th चैप्टर। अब चले जाते हैं फॉर द 8th MCQs ऑफ 8th चैप्टर, ठीक है। 8 कौन सा है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है दोस्तों, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, ओके। चलो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से आयन है, देखो यहाँ पे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, आयरन है एंड देन दिस वन कोबाल्ट, ओके। अगर आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, कोबाल्ट या से जाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको, आयरन एटॉमिक नंबर 26, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो, तो Fe3+ आयंस इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। Now in 3D series if nuclear charge increases, nuclear charge को increase करना है 3D series में, right, then the shielding effect will be increase होगा, decrease होगा, nuclear charge increase है तो shielding effect भी increase होगा, सिंपल सी चीज है। शील्डिंग इफेक्ट यानी क्या, जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल,
ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करता है इनर मोस्ट शेल, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, तो इंक्रीज होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज ऑफ, ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करता है, क्या है ऑप्शन, डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटाइस, they have reducing property, they have low ionization enthalpy, they have same atomic size, उनके पास तो डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल, डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल लैटाइस, तो डिफेक्ट है, दैट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है ये चीज। ओके, फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3d5 3d5 4s2 3d5 4s1 3d10। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी, अब यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीटली कह सकते हैं आप, दैट इज हाफ फील्ड, ये 3d फील्ड एंड हाफ, ये भी कंप्लीटली फील्ड है, ये 4s हाफ फील्ड है और ये 3d तो फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे 3d है तो वो नहीं, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, बट ये दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे पॉसिबिलिटी है बच्चों। जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज, वेरिएबल वैलेंसी जिंक क्यों नहीं है, बिकॉज कंप्लीट 4s, कंप्लीट डी शेल, इनकम्प्लीट डी सब शेल, जिंक के लिए, हाँ, लास्ट एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, उसके बाद कौन सा है, कोबाल्ट के बाद दैट इज कॉपर, निकल एंड जिंक, राइट। तो जहां पे कंप्लीट डी शेल, कंप्लीट डी शेल है जिंक की, दैट्स व्हाई जिंक डू नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। द कैटालिस्ट यूज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 पर क्लोरेट, ठीक है, वो तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है, ये रिएक्शन KClO3, ओके, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट में, दैट इज MnO2, right, okay, next the atomic number of a trans uranium element starts from, trans uranium element 92 के एलिमेंट के उसके बाद वाले, तो 92 के बाद वाले कौन सा है, यस डी, दैट इज 93 to 103 ट्रांस यूरेनियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, द नेक्स्ट वन, दैट इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैज द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑप्शन है क्रोमियम एंड कोबाल्ट, मैंगनीज एंड निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज एंड कोबाल्ट एंड निकल, यहाँ पे बच्चों करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज क्रोमियम एंड मैंगनीज, जिसमें फॉलोइंग एलिमेंट हैज दी हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल क्रोमियम एंड मैंगनीज में है, क्योंकि क्रोमियम एंड मैंगनीज जो कि डी ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है, वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे 9th लेसन पे, दैट इज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, 9th लेसन फर्स्ट चैप्टर है, किसका फर्स्ट चैप्टर, हमारे पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो शुरुआत कर लेते हैं फिर इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, कुछ 7-8 क्वेश्चंस है, फटाफट हो जाएगा दोस्तों। अमॉन्ग द फॉलोइंग द एम्बिडेंट लिगेंड इज, एम्बिडेंट लिगेंड यानी क्या, द लिगेंड हैविंग 2 एक्टिव साइट बट ओनली 1 डोनर एटम डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्बिडेंट लिगेंड इथिलीन डायमाइन, ऑक्सैलेट आयन, क्लोरीन, CN- आयन यानी साइनाइड आयन, ये एम्बिडेंट लिगेंड होता है दोस्तों, तो साइनाइड आयन, राइट। द चार्ज ऑन मेटल आयन इज FeCN/6 4 पर, ये +2 +3 +4 +5, कैसे चार्ज फाइंड करते हैं, देखो Fe का मैं +x कंसीडर करता हूं, माइनस चार्ज ऑन Cl कितना है, दैट इज -CN के -1 इंटू टोटल 6, एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू -2, राइट। ये कहां से -6 -1 लाया, तो Cn के ऊपर वो चार्ज एंड टोटल 6 साइनाइड आयन है, तो ये x -6 इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2 होगा ना दोस्तों, कैसे, ये -6 राइट साइड जाएगा तो +6 -4 दैट इज +2, तो x इक्वल टू +2, करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, +2, समझ में आ रहा है, ओके। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONa3/6 इज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत है नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दैट इज 36, क्यों, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो याद रखना है, ओके, Z - X + Y, ओके, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो 36 मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ द IUPAC नेम ऑफ द Na3 ALF63 इज, अब यहाँ पे ये कौन सा ये से कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि काउंटर आयन एनायन है। सोडियम, सोडियम से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, तो तीनों है यार, तो तीनों में से कौन सा होगा, चलो देखते हैं। सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3, ठीक है, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3, अब यहाँ पे हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, अब देखो बच्चों ये है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में AT से एंड करता है, तो ये AT, ये एक हिंट दे रहा है, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3,
Hybridization of cobalt in CONA3/6 3+ ions complexes, हाइब्रिडाइजेशन कोबाल्ट का हेक्साअमाइन और हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनर शेल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, तो D2। ज्योमेट्री ऑफ COF6 3- आयंस कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल, पिरामिडल, टेट्राहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहीड्रल है दोस्तों, तो वो ध्यान में रखना है। एंड पेयर ऑफ CONA3/5 SO4 है, ये SO4 है Br एंड CONA3/5 Br SO4, यानी यहाँ पे या लिगेंड जो है वो चेंज है, ओके, लिगेंड चेंज है, तो वो कौन से टाइप का आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज या ऑप्टिकल, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ओके। चलो दोस्तों, ये भी हमारा खत्म हो गया, ये इतने ही थे उसमें। चलो 10वां चैप्टर अभी, हमने पेपर 1-2 का 9 लेसन तो कंप्लीट कर ही लिया, अभी हम लोग चले जाते हैं फॉर दी 10th लेसन, ओके, 10th लेसन। चलो 10th लेसन देख लेते हैं, ओके। 10th लेसन में द टाइप ऑफ मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज, इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज कौन सा है देख लेते हैं, अल्काइल, अलाइलिक, विनाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, तो अलाइलिक हैलाइड इज द करेक्ट आंसर बच्चों, जहां पे वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अलाइलिक कार्बन एटम, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये कार्बन एटम जो है बच्चों, इसको अलाइलिक कार्बन एटम कहते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। Aromatic electrophilic substitution with iodine can be carried out using electrophilic substitution with iodine using HNO3, नाइट्रिक एसिड से होता है दोस्तों। For the isomeric dihalobenzene melting point, आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन, हाँ, डायहेलोजन यानी एक बेंजीन पे 2 हेलोजन एटम्स है। ऑर्थो आइसोमर इज हायर, मेटा आइसोमर इज हायर, पैरा आइसोमर इज हायर, ऑल आइसोमर्स इज नियरली सेम, तो क्या है, पैरा आइसोमर इज हायर दोस्तों, ओके। चलो नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नॉट एसोसिएटेड विथ, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट एसोसिएटेड विथ, किससे नहीं है, प्लेन पोलराइज लाइट, 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, अकायरल मॉलिक्यूल, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो किससे नहीं है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ओके। प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, प्रोपेन नाइट्राइल, हाँ, प्रोपेन नाइट्राइल यानी क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, CH3C, ओके, प्रोपेन नाइट्राइल है, CH3 CH2 CH2 CN, that is propane nitrile, okay। तो प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद द अल्कोहल ऑफ KCN, ठीक है, ये मिल जाएगा आप इथाइल क्लोराइड से, क्योंकि वो ही आपको कार्बन आइटम अटैच कर लेगा वहां पे। चलो नेक्स्ट, the following will react faster with SN1 mechanism, SN1 mechanism and SN2 mechanism, SN2 में क्या होता है दोस्त, SN1 mechanism में टर्शरी अल्काइल हैलाइड एंड SN2 में क्या होता है बच्चों, दैट इज प्राइमरी। तो देखो 1 क्लोरोप्रोपेन प्राइमरी है, 2 क्लोरोप्रोपेन प्राइमरी है, क्लोरोइथेन प्राइमरी है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर मैं बता दूं तो ये ऐसा है बच्चों, ये देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड जो ऑप्शन है वहां पे कॉमन नेम नहीं दिया है, ओके, टर्शरी लिख दे तो आपको पता चल जाता है कि SN1 तो टर्शरी बता देता है, तो फिर वो IUPAC नेम दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH2 MgBr प्लस NH3, ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज अमोनिया रिएक्ट हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, हाँ जी। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा, CH3CH2 MgNH2, CH3CH3 दैट इज अल्केन, नेक्स्ट CH3 MgNH2, ओके, एंड देन CH3CH2Br, ये आपको अमोनिया के साथ रिएक्ट हो रहा है तो अल्केन मिलेगा, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। चलो डन, ये भी खत्म हो गया हमारा, 10th लेसन इज आल्सो डन, ओके। तो गाइस अभी 11वां लेसन, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, कितने कितने क्वेश्चंस है, ओके, टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस है, ठीक है, 8 क्वेश्चंस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं या दिस वे, चलो डन, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं 8 लेसन। दिस इज अल्कोहल फिनॉल इन ईथर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन अ carbinol system of nomenclature tertiary butyl alcohol is named as, tertiary butyl alcohol, हाँ, tertiary butyl alcohol, ट्राइमिथाइल, टर्शरी में तो 3 कार्बन एटम होंगे ना दोस्तों,
डाई मिथाइल, मिथाइल एंड इथाइल, तो ये ट्राई मिथाइल वाला टर्शरी, दैट इज थ्री कार्बन एटम्स, अंडरस्टूड? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल? कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करना पड़ेगा। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन गैस भी है, B2H6 भी है, पर वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। डन? ओके, नाउ रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्डिहाइड, देखो R C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ओके, ये क्या बनेगा? ओके, एल्डिहाइड, then formaldehyde leads to the formation of alcohol and ketone and what? तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये R इधर ऐसे जाएगा, ये Mg ऐसे, एंड देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यूजिंग K2Cr2O7 leads to the formation of, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका है? इथाइल अल्कोहल, किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो कार्बन एटम है इथाइल अल्कोहल में, वैसे ही दो कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से, तो ये एसिटिक एसिड है। K2Cr2O7 कर लो तो पहले अल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन एटम वाला, तो एसिटिक एसिड इज द आंसर। व्हेन वेपर ऑफ अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर पास ओवर द हॉट कॉपर, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हाँ, दैट पास ओवर, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाएगा, आइसोब्यूटिलीन इज द करेक्ट आंसर। आप में हमारे इसमें भी हमने किया था, दैट इज लाइव सेशन में भी किया था, पंचकभाषा 3.0 में भी, एज वेल एज हमने वो जो ऑफलाइन वीडियोस डाले थे उसमें भी है दोस्तों। रिएक्शन बिटवीन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड एनिसोल, एनिसोल यानी ईथर, एंड हॉट HI, तो फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, आयोडोबेंजीन, मिथाइल अल्कोहल, आयोडोबेंजीन एंड मिथाइल आयोडाइड, फिनॉल एंड मिथाइल अल्कोहल, तो वो करेक्ट आंसर है फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। ओके, एंड फाइनली ये जो है क्वेश्चन, द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, हाँ, फिनॉल से, मतलब बच्चों ये आपका फिनॉल हो गया से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये Br, यहाँ पे भी आएगा Br, और यहाँ पे भी आएगा Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कहाँ से मिलेगा आपको? देखो, ब्रोमीन वाटर से, Br एंड ब्रोमीन सोल्यूशन, ब्रोमीन एंड CCl4, ऐसा तो नहीं है, ब्रोमीन वाटर से मिलता है, तो ये है ब्रोमीन एंड H2O एंड KBr, तो वो है नहीं ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अभी MCQs चले जाते हैं, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, ज्यादा भी MCQs हो सकता है शायद से। चलो लेट्स सी, which of the following is the product of reaction of ethane nitrile, product of reaction of ethane nitrile with Grignard reagent followed by hydrolysis, ठीक है, ethane nitrile that is CH3C triple bond N, actually ethane nitrile with the Grignard reagent, कीटोन मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा, एसिड या फिर एसिड एनहाइड्रेट, तो आपको मिलेगा बच्चों दैट इज कीटोन, क्या मिलता है? कीटोन मिलता है बॉस। ओके, डैश डैश रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इटार्ड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, स्टीफंस रिएक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन में स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपको मिलता है अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ओके, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। Ketone can not be converted into carboxylic acid using, cannot be converted, हाँ, using KMnO4 से CrO3, hot and constant HNO3, dilute HNO3 से नहीं बनता है कीटोन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ फॉर एसिटिक एसिड है, उसके बाद फ्लोरो एसिटिक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड के करेक्ट ऑर्डर देख लो बच्चों, तो फ्लोरो एसिटिक एसिड इज द दिस वन करेक्ट वन, ठीक है। देन फ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जाएगा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन दैट इज 3 4, देन 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, एंड बाद में एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड पे जो ना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम है, बी ऑप्शन। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू इथेनॉल, सोडियम बाइसल्फाइड टू इथेनॉल, हाँ, इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है ये। इथेनॉल है लिखा, बट इथेनॉल शुड बी देयर, यहाँ पे करेक्शन करना है हमें कि इथेनॉल नहीं है, दैट इज इथेनॉल एक्चुअली, दैट इज एल्डिहाइड।
ओके चलो दैट इज ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ओके ऐसा कुछ होगा शायद, तो आपको तो बोर्ड एग्जाम में करेक्ट पूरा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इथेनॉल से नहीं रिएक्शन होता सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन में। फॉलोइंग रिएक्शन कैंट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कैंट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई एसिड से बनता है, साइक्लोहेक्सेन से, डोंट नो, साइक्लोहेक्सिन से बनता है, टोलिन से बनता है, साइक्लोहेक्सिन से है, देखो तो साइक्लोहेक्सेन से नहीं बनता, कैंट बी कन्वर्टेड। And the last one is बच्चों that is 8th one, the following compound will be giving a positive Fehling test। Fehling test कौन देता है? अल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेंडेन, पेंटेन टू ओन, ये ONE ब्यूटेनोन, ये कीटोन है, ब्यूटेन टू ओल, दैट इज ब्यूटेन टू ओल, दैट इज अगेन यहाँ पे AL होना चाहिए, ब्यूटेन टू ओल है सॉरी अल्कोहल। एक मिनट है बच्चों, okay now we'll go ahead। अब नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 13th कौन सा है? दैट इज अमाइन, ओके 13th इज अमाइन ना, या अमाइंस। अभी 4 चैप्टर बचे हैं बच्चों हमारे ये MCQs के, चलो विल गो अहेड हाँ जी, अमाइंस के ये MCQs। सी द फर्स्ट वन, द फॉलोइंग अमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमें प्राइमरी अमाइंस मिलता है क्या ऑप्शन? सेकेंडरी, प्राइमरी एलिफेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक एंड टर्शरी। प्राइमरी एलिफेटिक, देखो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइमरी एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक, बट हमें मिलता है एलिफेटिक अमाइंस, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस दोस्तों। Mendius reaction is used to convert, Mendius reaction that is amide to amine, alkyl halide into amines, next है nitroalkane into amines and alkyl cyanide to amines। Mendius reaction alkyl cyanide to amine। strongest base among the following, strongest base हाँ, methanamine है, then N-methyl methanamine, N-methyl aniline, N dimethyl aniline, so the N-methyl methanamine, that is alkyl amines, that will be the reaction, no answer। the reaction in which diazonium salt is used, diazonium salt, सैंड-मियर्स है, मेंडियस है, कार्बिलामाइन है, हॉफमन, सैंड-मियर्स रिएक्शन, करेक्ट आंसर। टाइप ऑफ आइसोप्रोपाइल अमाइन इज आइसोप्रोपाइल अमाइन, ओके आइसोप्रोपाइल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, आइसोप्रोपाइल अमाइन। हाँ तो आइसोप्रोपाइल यानी क्या है बच्चों, ये देखो CH3 CH, उसके ऊपर ये NH2 ग्रुप और उसके ऊपर ये CH3। अब बच्चों एट द एंड है क्या चीज, तो ये NH2 ग्रुप जो है, NH2 मतलब प्राइमरी अमाइंस ना, तो सेकेंडरी कार्बन एटम पे अटैच हो रहा है वो नहीं है यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस इज डिपेंड अपॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो वो बच्चों NH2 ग्रुप दैट इज प्राइमरी अमाइन ओनली। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, एनिलीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ही मिलता है बच्चों वहां पे, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड टर्शरी अमाइन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज टर्शरी अमाइन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों, देखो दे पजेस पोलर NC बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड, they possess intermolecular dipole interaction forces, they possess intermolecular hydrogen bonding। देखो बच्चों मैंने आई थिंक अल्कोहल या कहीं पे भी ये MCQs करवा रहा था कोई सी चैप्टर में, तभी मैं कहा था कि जब भी आपको हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट से भी आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक करेक्ट ऑप्शन होता है, एंड दे डू नॉट पोसेस द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड देन सॉल्युबिलिटी, ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। 13 is also done, now we'll go for 14th lesson। 14th lesson कौन सा है बच्चों, that is बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, कौन सा है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स, राइट। 14th 15th and 16th, okay only 3 are left। बायोमोलिक्यूल्स, चलो बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज और नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन, ठीक है, अगर आपको रिएक्शन हमारा फॉलो किए होंगे, सैकेरिक एसिड, ऑक्सैलिक ग्लूकोनिक एसिड तो नहीं मिलता, सैकेरिक एसिड मिलता है नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड ब्रोमीन वाटर के साथ उसको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, ये 2 ऑप्शन शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट सैकेरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन मैल्टोज इज फॉर्म्ड बिटवीन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैल्टोज में, मैल्टोज डाइसैकेराइड्स है, ओके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे बिटवीन C1 एंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 C4 लिंकेज है बच्चों, ठीक है।
C1 ऑफ डी एंड C2 एंड ये C1 एंड C4 तो है बच्चों, बट यहाँ पे फ्रुक्टोज का है तो फ्रुक्टोज इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है C1 ऑफ डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पहला कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम अटैच होके वो मिलता है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज aniline, insulin, leucine and glycine. Glycine is optical inactive, right? Sugar component of nucleotide unit in RNA. Sugar component हाँ in RNA. RNA क्या होता है? That is ribose. तो deoxyribose, D-ribose, L-ribose and 2-deoxy L-ribose. So this is D-ribose. Okay? Deoxyribose तो DNA में. Chemical nature of peptide bond in the protein is peptide bond. प्राइमरी अमाइड, अमाइड तो है बट वो प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड एंड आयोनिक बॉन्ड तो सेकेंडरी अमाइड है दोस्तों, ठीक है। सेकेंडरी अमाइड बिकॉज आपको ऐसा बॉन्ड मिलेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N और ये H, ओके। जब भी ये NH रहेगा मतलब ये सेकेंडरी अमाइड। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट, in which of the following structure of DNA carry genetic information of the organism? Genetic information of an organism. Primary structure of DNA, double helix structure of DNA, then complementary base of pairing and sugar phosphate backbone. तो correct answer primary structure of DNA is the correct answer, जिसमें genetic information होती है organism की। and in the process of denaturation, denaturation बहुत important है बच्चों, हाँ, प्रोटीन के लिए स्पेशली, हाँ। there is no change in the structure of following protein. किसका प्रोटीन का नहीं होता? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नो चेंज इन द स्ट्रक्चर फॉलोइंग प्रोटीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी तो प्राइमरी में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी का चेंज नहीं होता बच्चों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अवर सेकेंड लास्ट चैप्टर। सेकेंड लास्ट चैप्टर कौन सा है दोस्तों? सेकेंड लास्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ओके, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। चलो इसके बाद फिर हमारा ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री इज लेफ्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर अमंग्स द फॉलोइंग इज, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, हाँ, सिंथेटिक भी नहीं आर्टिफिशियल भी नहीं, दोनों का मिक्सचर, लिनिन, सिल्क, नाइलॉन, ओके, एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट है ना, बिकॉज लिनन इज क्या सकते हैं हम लोग, दैट इज नो सिंथेटिक, सिल्क इज नेचुरल, नाइलॉन सिंथेटिक। एडिशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज, एडिशन करना, ओके, टेरिलीन, पॉलीथीन, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन, ये सारे क्या है? कंडेंसेशन। एडिशन इज पॉलीथीन, मोनोमर यूनिट ऐड करके, नो एनी एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। होमोपॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज, होमोपॉलीमर, हाँ, होमो यानी सेम टाइप ऑफ मोनोमर से फॉर्म होने वाले, ब्यूना एस, नाइलॉन 66, PHBV, डेक्रॉन, nylon 66 is the homopolymer. Homopolymer and copolymer, these are the two actually type. Which of the following is a biodegradable polymer? Biodegradable polymer, नाइलॉन 6 नहीं होता, नाइलॉन 66 नहीं होता, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 एंड विस्कस रेयॉन में नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 इज बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा कौन सा है? PHPV पॉलीमर भी बायोडिग्रेडेबल है। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ जिगलर-नेटा कैटालिस्ट, जिगलर-नेटा कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होता है। ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है ट्राइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम डाइक्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन इज बी ओवर हियर, ओके। एंड डेक्रॉन इज द कोपॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड, इथिलीन ग्लाइकोल एंड कौन से रिएक्ट होता है? एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डायमाइन, थैलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड। तो इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन होती है दोस्तों, तब वो हमें मिलता है डेक्रॉन। एंड नाइलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमाइन, हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड क्या है? एडिपिक एसिड, पिक्रिक, एडिपिक, टेरेप्थेलिक एंड एप्सिलॉन कैप्रोलैप्टेन। एप्सिलॉन कैप्रोलैप्टेन में तो सिर्फ और सिर्फ नाइलॉन 6 मिलता है, एडिपिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। चलो दोस्तों, अब हमारा आखिरी चैप्टर बचा है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। चलो और है क्या इसके नीचे भी? हाँ हाँ है तो सही, ठीक है, नैनो केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री। एक मिनट थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, या अब ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी, चलो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो, पहला, bottom ash of thermal power station can be used as a raw material for the cement and brick industry. This example illustrate which of the following principle of green chemistry? जो bottom ash वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका यूज करना है। एटॉम इकोनॉमी, डिजाइन ऑफ सेफर केमिकल, डिजाइन ऑफ एनर्जी, आई थिंक प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट, प्रिवेंशन करता है वेस्ट या बाई प्रोडक्ट का, राइट। चलो, लेट्स अडॉप्ट केमिकल सिंथेसिस पॉइंट of view instead of a harmful DDT nowadays
डैश डैश इज यूज एज ए इंसेक्टिसाइड्स। उसके डीडीटी के रिप्लेसमेंट में क्या यूज करते हैं? बेंजीन, बीएचसी, क्लोरोबेंजीन, इथेनॉल, बीएचसी यूज करते हैं ना। concept that aim to maximize efficiency and minimize hazardous effect of human health and environment was coined by Paul T. Anastas। कौन सा है? ग्रीन केमिस्ट्री। सिंपल सा आंसर है भाई, जो कि मिनिमाइज करेगा हजार्डस इफेक्ट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर वो हजार्डस इफेक्ट मिनिमाइज करना, ग्रीन केमिस्ट्री। नैनो रोड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर या जीरो डायमेंशनल। नैनो रोड्स टू डायमेंशनल का है एग्जांपल गाइस। Which nanoparticle are act as a highly effective bacterial disinfectant, removing E. coli bacteria from the water? Okay, E. coli, gold nanoparticles, silver nanoparticles, TiO2 nanoparticles, and Zn. Correct answer, silver nanoparticles. Catalyst used for the hydrogenation of oil, hydrogenation of oil, ठीक है, रेनी कैटलिस्ट है। ओके, एडिशन कैटलिस्ट H2 के साथ रेनी कैटलिस्ट यूज होता है। एंड इन ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाय ड्रेथ एंड फ्रोस्ट, एडिपिक एसिड इज एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम, किसके साथ सिंथेसाइज होती है एडिपिक एसिड? यहाँ पे सारे शुगर के एग्जाम्पल है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, मैल्टोज है, ग्लूकोज है, बट द करेक्ट आंसर दोस्तों ग्लूकोज है। ग्लूकोज से यो एंजाइमेटिक सिंथेसिस होता है एंड एडिपिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि हमने सिलेक्ट किए हैं, और ये सारे उसके सॉल्यूशंस, और जो कि जो सेक्शन 1 में आई मीन पेपर 1 में जो पहले 6 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज है वो भी मैंने सॉल्यूशन के साथ बताया दोस्तों। ओके, तो गाइज ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आई थी, इसीलिए मुझे वो दो सेपरेटली वीडियोज ये करने पड़े, बट स्टिल हमने कंप्लीट कर लिया ये पूरा चीज। ये जो हमारा टास्क था आज की आपको ये कंटेंट देना, वो कंप्लीट किया है। आई होप आप ये सारी चीजें देखेंगे और उससे आप सीखेंगे एंड डेफिनेटली एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज के साथ हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर के टाइप के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे गाइज। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।